टॉपिक है वाइंडिंग के लिए प्रयोग। हम वाइंडिंग वाले पे आ गए हैं। डीसी मोटर बाकी वर्किंग लगभग हम पढ़ चुके हैं, इसमें स्पीड कंट्रोल पढ़ चुके हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं। अब हम वाइंडिंग से रिलेटेड सारी चीजें जो वाइंडिंग करते हैं हम डीसी मोटर की या जनरेटर की, तो उसमें जो जो चीजों का उपयोग करते हैं, जो जो टर्म्स यूज करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है इसके अंदर वाइंडिंग के लिए उपयोग होने वाले इंसुलेटिंग पदार्थ का वर्गीकरण। जो हम वाइंडिंग के अंदर वाइंडिंग के ऊपर जो हम इंसुलेशन यूज करते हैं, वो कौन कौन सा इंसुलेशन हम यूज देखेंगे। अच्छा, जो इंसुलेशन हम इसके अंदर यूज करते हैं वाइंडिंग के अंदर, उसका वर्गीकरण सामान्य रूप से टेम्परेचर के आधार पर हम इसके अंदर करते हैं कि किस टेम्परेचर तक वो इंसुलेशन कार्य करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको वर्गीकृत करते हैं। उसका वर्गीकरण आपको यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि जो आपका वाइंडिंग्स के ऊपर इंसुलेशन होता है उसका, या कोई भी इंसुलेशन आप लगा रहे हो किसी भी मोटर्स में या किसी भी मशीन में, उनका वर्गीकरण हम जो इसके क्लास डिसाइड करते हैं। ये क्लास आपको जनरली इंसुलेशन की क्लास को हर मशीन के ऊपर देखने को मिलेगी आपको। जैसे कि बात करते हैं वाई वर्ग की, इसमें वाई वर्ग एक क्लास बनाया हुआ है जिसके अंदर 90 सेल्सियस टेम्परेचर तक का इंसुलेशन जो टेम्परेचर सहन कर सकता है और सहन करके बिना विकृत हुए इस टेम्परेचर पे कार्य कर सकता है, वो इस कैटेगरी के अंदर इन्होंने बांटा है। इसके अंदर आपके आते हैं कॉटन, सिल्क, कागज, सामान्य जो आपकी इम्प्रेग्नेट कागज होते हैं वो आपके इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी ए के अंदर जो भी कैटेगरी के अंदर मटेरियल है वो 105 सेल्सियस तक वर्क करेगा इंसुलेशन का। उससे अधिक टेम्परेचर पे फिर क्या होगा, वो एजिंग इफेक्ट के कारण खराब होने लग जाएगा या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इफेक्टेड होकर वो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी इसमें खराब होने लग जाएगी। तो इसके अंदर आते हैं आपके कॉटन, सिल्क व तेल में डूबे हुए कागज। नेक्स्ट है आपका ई कैटेगरी जिसका 120 सेल्सियस तक आपको उपयोग किया जाता है। इसके अंदर लेदराइट पेपर, एम्पायर क्लॉथ, ये आते हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट है आपका बी कैटेगरी जो कि 130 सेल्सियस तक काम करता है। इसके अंदर आपका अभ्रक, कांच के रेशों की सामग्री और एस्बेस्टस, ये आते हैं इसके अंदर। एस्बेस्टस एक तरह से आपने जो आपके स्टार्टर के पीछे की प्लेट देखी, स्टार्टर के पीछे की प्लेट थी ना, वो जनरली एस्बेस्टस की बनी हुई होती है, ठीक है, जिसके ऊपर वो ऑयल्स लगी हुई थी आपकी, ठीक है ना। लेदराइट पेपर और एम्पायर क्लॉथ, ये आपने देखा होगा कहीं वाइंडिंग्स के ऊपर आपके कपड़े की पट्टियां चढ़ी हुई होती है, तो वो एम्पायर क्लॉथ की होती है आपकी। और लेदराइट पेपर, इसका अपन आगे बढ़ेंगे, लेदराइट पेपर किस किस चीज का बना हुआ होता है, इससे जस्ट नेक्स्ट वाला टॉपिक अपना इसी का है। नेक्स्ट है आपका एफ कैटेगरी जो 105 सेल्सियस के टेम्परेचर तक काम की जाती है, कार्य करती है। 155। और इसके अंदर जो वर्ग बी में जितनी भी सामग्री है आपकी, अभ्रक के, कांच के रेशे व एस्बेस्टस है ना, वही इसके अंदर फॉल करती है, मगर उसकी क्वालिटी क्या होगी आपकी बी वाली से क्या होगी, थोड़ी सी उच्च होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एच कैटेगरी जो कि 180 सेल्सियस तक कार्य करेगी। इसमें सिलिकॉन, एलेस्ट्रोमर और अभ्रक, फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टस इत्यादि का मिश्रण इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपकी सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में 180 से अबव जितने भी आपके टेम्परेचर पे कार्य करती है इंसुलेशन मटेरियल, वो सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। यहाँ 200 लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे याद कीजिए, 180 से अबव जो भी होगा वो आपके किस में फॉल करेगा, सी कैटेगरी में। इसमें भी आपके
अब्रक, पोर्सिलेन, कांच, क्वार्टर्स, ये सम्मिलित होते हैं। तो ये कैटेगरी आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। ये कैटेगरी कई कंपटीशन में क्वेश्चन इसके डायरेक्ट पूछे गए हैं कि एफ कैटेगरी के अंदर कौन सा मटेरियल आता है और वो कितने सेल्सियस तक काम करना है। तो आपको ये सारे इसको डिटो ऐसे कैसे याद करने हैं, ध्यान रखना, ये याद होने चाहिए आप, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक एक मटेरियल की जो हमने ऊपर पढ़े और उनके बारे में जानते हैं, है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन इंसुलेशन पेपर शीट। तो इंसुलेशन पेपर शीट के रूप में हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है आपका लेदराइट पेपर। ये वैसे टॉपिक हम पहले भी इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। लेदराइट पेपर ये एक विशेष प्रकार का कागज होता है जिसकी आयु व परावैद्युतांक सामर्थ्य अधिक होता है। अच्छा, यहाँ दो चीजें आई है, आयु और परावैद्युतांक सामर्थ्य, जिसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? हम्म, विद्युत की कुछ चालकता। और किसी को पता हो? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अपन ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, मेटेरियल वाला जो आपका था उसके अंदर भी पढ़ा था। चालक, अचालक, कुचालक पढ़े थे स्टार्टिंग के अंदर, उसी में था आपका परावर्तन सामर्थ्य। देखिए, परावैद्युतांक सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका मात्रक होता है केवी प्रति एमएम। इसका मतलब यह होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कि किसी भी पदार्थ का वह सामर्थ्य जिस जिस यानी वह सामर्थ्य जितने वोल्टेज तक वो अपने कार्य कर सकता है, उससे अधिक वोल्टेज उसको देंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म होने लग जाएगी या खराब होने लग जाएगी। इसलिए इसको केवी प्रति एमएम में नापा जाता है। मान लीजिए आपका लेदराइट पेपर की बात करते हैं, अगर इसका लेदराइट पेपर का मान, मैं एक उदाहरण लेके मानता हूं कि जैसे इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है आपकी 3.3 केवी प्रति एमएम है, तो इसका मतलब यह होगा कि आपने लेदराइट पेपर के दो शीट ली, उसको 1 एमएम की दूरी पर रखी, उसको आप 3.3 केवी से नीचे जितने भी वोल्टेज दोगे तब तक वो इंसुलेट की तरह कार्य करेगा। मगर जैसे ही उसको 3.3 केवी से अधिक वोल्टेज दोगे, वो क्या होगा, इंसुलेशन का जो कार्य करना होगा क्या होगा, उसमें खत्म हो जाएगा। और वो अब क्या होगा, या तो वो जलने लग जाएगा, शॉर्ट होने लग जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी वह सामर्थ्य जिसको पदार्थ सहन कर सकता है केवी के अंदर, 1 एमएम की दूरी पर अगर पदार्थ को रखा गया और वह सामर्थ्य जो केवी में वो आपके सहन कर सकता है, वह सामर्थ्य, वह क्षमता क्या कहलाएगी, आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। समझ में आएगी ये चीज, है ना। इसी तरह से आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मापने का इसमें एक तरीका होता है। हम जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ऐसे कनेक्ट करके 1 एमएम की दूरी के ऊपर रख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इनको वोल्टेज देते हैं। तो जो जितने वोल्टेज तक कार्य करता है उसका सामर्थ्य हम किस में लिख देते हैं, केवी प्रति एमएम। इसका मात्रक है केवी प्रति एमएम, ठीक है। अब देखो, ये आगे इसमें बताया हुआ कि ये डार्क ग्रे या बॉटल ग्रीन रंग में उपलब्ध है आपके। और ये आपका जो पेपर होता है लेदराइट पेपर, वो आपकी ए कैटेगरी वाले इंसुलेशन के अंदर फॉल करता है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रिप्लेक्स पेपर। ट्रिप्लेक्स पेपर में क्या होता है, देखिए, इस प्रकार में लेदराइट पेपर के ऊपर प्रेसपॉन पेपर और एलिफेंटाइड पेपर के ऊपर पॉलिस्टर की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे ये क्या होता है, नमी-रोधी बन जाता है। लेदराइट पेपर की एक ही अवगुणता होती है, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा है, ये यानी 3.3 केवी तक के केवी वोल्टेज को सहन कर सकता है। मगर इसमें दिक्कत क्या होती है कि ये पेपर नमी को अवशोषित कर लेता है। पेपर होता है ना, नमी से खराब हो जाए, और जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल
या आपका कुचालक पदार्थ इंसुलेटिंग मटेरियल अगर नमी जाए तो उसमें क्या होता है, आपकी डाइलेक्ट्रिक क्षमता उसकी कम होने लग जाती है। तो इसका भी यही नुकसान है आपका लेदराइट पेपर का, कि ये भी नमी को सोखता है। तो इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या किया इन्होंने, टिप्लेक्स पेपर बनाया, जिससे इसके अंदर क्या हुआ, नमी सोखने का जो गुण है वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, है ना, और नमी रोधी बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसका इंप्रूवमेंट हो रहा है ना मटेरियल का आपका। अब नमी रोधी भी नहीं है ये, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इसका अच्छा है, सस्ता भी है। पेपर सस्ता होता है ना आपके लिए, कोई भी चीज की तीन चीजें मेन, ये कुछ पॉइंट्स है। कोई भी मटेरियल हम जब यूज करते हैं तो उसके अंदर हम ये चीजें ध्यान रखते हैं कि वो सस्ता होना चाहिए, है ना। अच्छा कुचालक कौन सा है, जो सस्ता है, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज सहन कर सकता है लंबे समय तक, तापमान का उस पर कम से कम प्रभाव पड़े, तो वो अच्छा कुचालक है हमारे लिए। तो यहाँ पर अगर ये सस्ता होगा तो ये हमारे लिए क्या होगा, अच्छा कुचालक होगा ना। अच्छा, ये जो पेपर है ये सामान्य पेपर के समान भूरा, हरा या ग्रे या पीले रंग का होता है, और ये किस कैटेगरी में आता है, आपके ई वर्ग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आप इसमें काम करें, इस ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिलीनेक्स पेपर। ये आपका दूधिया रंग का कृत्रिम पेपर है एक तरह से। ये बहुत ही उच्च नमी रोधक होता है, यानी इसमें नमी जल्दी से नहीं आएगी इसमें, और विद्युत और यांत्रिक सामर्थ्य भी इसका क्या होता है, उच्च होता है, यानी इस पे ज्यादा प्रेशर भी ये सहन कर सकता है, और हाई वोल्टेज भी ये सहन कर सकता है। और ये दो कैटेगरी में फॉल होता है, ये आपका दो कैटेगरी में आ सकता है, ई कैटेगरी में भी आ सकता है, और बी कैटेगरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये इसकी क्वालिटी और क्षमता के आधार पर है ना, कि भाई अच्छी क्वालिटी का होगा तो ज्यादा टेम्परेचर तक कार्य करेगा, है ना, और अगर थोड़ा कम क्वालिटी का होगा तो ये कम क्षमता तक का काम करेगा। नेक्स्ट है आपका माइकोनेट पेपर या माइका पॉलियम, या इसको माइकानाइट क्लॉथ भी बोला जाता है। इसे कागज व कपड़े को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है, जो कि कपड़ा आधारित पेपर होता है, अर्थात ये नरम माइका जैसा होता है। ये उच्च तापमान को सहन कर सकता है। सामान्यतः इसका रंग सफेद होता है, जिससे ये अभ्रक जैसा दिखाई देता है, और ये भी वर्ग ई और बी के अंदर के अनुसार कार्य किया जा सकता है इसका भी, है ना। नेक्स्ट है आपका एम्पायर क्लॉथ। एम्पायर क्लॉथ आपने देखी होगी कई जगह पर, आपकी वाइंडिंग्स के आर पार हमने वाइंडिंग करने के बाद एक टेप चढ़ा देते, एक कपड़े की एक परत चढ़ा देते हैं, है ना, वो क्या होता है आपका एम्पायर क्लॉथ होता है। ये संश्लेषित कपड़ा होता है। संश्लेषित कपड़े का मतलब है कि आपको ये किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर इसको डुबाया गया है, इसको इम्प्रेग्नेटेड भी बोलते हैं, यानी किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के, जो आपका द्रव्य इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें डुबोकर तैयार किया गया जो कपड़ा है, वो क्या कहलाएगा आपका संश्लेषित कपड़ा कहलाता है ना। और ये बहुत नरम होता है। सामान्यतः ये काले रंग के या पीले रंग में उपलब्ध है, जो कि इस पर निर्भर करता है कि इस पे वार्निश कौन से रंग का प्रयोग किया गया, यानी ये वार्निश में डुबाया जाएगा, जिस रंग का वार्निश होगा उसी रंग का ये नॉर्मली दिखाई देगा। और ये आपके किस कैटेगरी में आएगा, ए कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका ग्लास फाइबर क्लॉथ। ये क्या है, ये कांच की रुई से बना कपड़ा होता है। अच्छा, कांच की रुई कहाँ काम में आती है पता है तुम्हें? आपने कभी आपके गीजर देखा है? गीजर के देखना चारों तरफ एक रुई भरी हुई होती है, जिसको हाथ लगाओगे तो खुजली खुजली चलती है या चुभती है ना। तो वो क्या होता है आपका ग्लास, आपकी ग्लास की रुई या कांच की रुई होती है वो, है ना। वो क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि जो कांच की रुई जो होती है उसमें ये गुण होता है कि वो कम से कम तापमान को या टेम्परेचर को बाहरी परिपथ के संपर्क में
जाने से रोकती है ना। अंदर की चीज आपने अगर गर्म भर दी तो कम से कम बाहरी वातावरण से प्रभावित होगी, तो वो अंदर कम गर्म की गर्म ही रहेगी लंबे समय तक। हाँ हाँ, टिप्पण के अंदर जो आपके गर्म टिप्पण आते हैं उनके अंदर होता है ना, जिसके अंदर तापमान आपका लंबे समय तक वो का वही बना रहेगा अंदर की मटेरियल के अंदर, है ना। तो वहां आपका क्या करते हैं, ग्लास फाइबर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी ग्लास फाइबर के उपयोग से क्या करते हैं, जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लास फाइबर क्लॉथ। इसका पराविद्युतांक सामर्थ्य भी उच्च होता है, इसका मतलब ये हाई वोल्टेज सहन कर सकता है। अगर परावैद्युतांक सामर्थ्य उच्च है, इसका मतलब अगर 1 mm की दूरी पे अगर मैंने उस मटेरियल को रखा तो वो ज्यादा केवी वोल्टेज सहन कर पाएगा ना, यही होगा ना इसका मतलब। तो ये ज्यादा वोल्टेज तक सहन कर सकता है, और तापमान भी क्या कर सकता है, ये उच्च सहन कर सकता है। और दूसरी चीज क्या है, ये मुलायम होता है। मुलायम होगा तो ये आसानी से किसी पे भी लपेटा जा सकता है ना। संसेचित न होने पर इसका रंग सफेद होता है, और संसेचित फाइबर ग्लास कपड़ा सामान्यतः वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। जो आपका ये यूज के वो कहाँ यूज कर रहे हैं अपन इसको, वाइंडिंग के अंदर, ठीक है। और उसका रंग क्या होगा आपका, सुनहरी रंग का होगा, क्योंकि वार्निश आपके दो रंग के आते हैं, काले रंग के और ये आपके जो गोल्डन या सुनहरी कलर जो बोलते हैं ना, उस रंग के आते हैं। और ये भी आपके ई और बी कैटेगरी के अंदर उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये जो कपड़ा है, इसकी मोटाई मील में नापी जाती है। इंसुलेशन जो ये शीट्स हम यूज करते हैं वो मील में आती है। तो इसमें 2 मील, 5 मील, 7 मील या 10 मील या 15 मील की मोटाई में ये उपलब्ध है आपके, अलग अलग मोटाई के अंदर आएगी ये। और ये सामान्यतः किस में बेचे जाते हैं, किलोग्राम के हिसाब से आते हैं। आप इम्प्रेग्नेटेड पेपर या आप देखोगे आपके वाइंडिंग के अंदर एक पेपर यूज होता है, पीवीसी पेपर भी यूज होता है, वो भी आप जब लेने जाओगे तो किलोग्राम के हिसाब से देते हैं आपको मार्केट के अंदर, है ना। तो इसी प्रकार से ये भी किस में आते हैं, आपके किलोग्राम में मिलते हैं। विशेष प्रकार के वर्ग एफ एच प्रकार के इंसुलेशन सीटें भी उपयोग में लाई जाती है। इसमें कुछ ठीक है, ये अलग कुछ नाम दिए हुए। आगे है अपन, ये तो हो गए आपके क्लॉथ और पेपर। अब बात करते हैं अपन टेप की। आपके वाइंडिंग्स में कौन कौन सी टेप यूज की जाती है ना। तो सबसे पहले कॉटन टेप। कॉटन टेप का उपयोग भी आपकी वाइंडिंग को बांधने के काम आता है ना। तो सामान्यतः ये संचेसित नहीं होती है, यानी ये वार्निश में डूबी डूबी हुई नहीं होगी आपकी, है ना। तथा ये सीधे व क्रॉस धागों से निर्मित होती है। इसका रंग सफेद है, और ये ए व ई कैटेगरी के अंदर आती है आपकी इंसुलेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्पायर टेप। ये जो सूती वायर है, उसी को अगर आप वार्निश में डुबो दोगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एम्पायर टेप कहलाएगी, ठीक है। तो ये सूती संसेचित टेप होती है। संसेचित करने वाले वार्निश के अनुसार इसका रंग होता है पीला या काला। ये वर्ग ए के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइबर ग्लास टेप। ये भी आपके फाइबर ग्लास का जो कपड़ा था उसी से बना हुआ होगा। और ये किस किस कैटेगरी में आएगा, ये ई, बी और एफ कैटेगरी में उपलब्ध है। और मोटाई इसकी जैसे आपकी उसकी मोटाई थी 2, 5, 7, 10, 12 mm, 19 mm और 25 mm, उसके अंदर ये उपलब्ध है। और ये टेपों की लंबाई जो है, ये अब किलोग्राम में नहीं आएगी, ये मीटर में आती है, आपके रोल के रूप में आती है टेप, है ना। 25 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर के रोल में उपलब्ध है आपकी। नेक्स्ट है आपके कॉटन स्लीव। स्लीव का उपयोग भी हम वाइंडिंग में यूज करते हैं, ठीक है ना। जो भी हमने केबल्स बाहर निकालनी होती है, तो उन केबल को हम क्या करते हैं, स्लीव की सहायता से बाहर निकालते हैं, है ना। ये भी किससे, आपकी सूती धागों से बनी हुई होती है ना। और इन पे भी ये भी आपकी वार्निश वाली भी आ सकती है और बिना वार्निश वाली, दोनों ही प्रकार की आती है ना। वार्निश आती है, हाँ। जो सामान्य टाइप की होगी उसमें वार्निश नहीं होगा, और ये ए कैटेगरी में होगा, हाँ। हाँ, और एम्पायर स्लीव जो वो की वही स्लीव है, बस उसको क्या किया आपने,
वार्निश, हाँ तो एम्पायर जहां पे भी है इसका मतलब वो वार्निश से लपेटी हुई आएगी या वार्निश में डूबी हुई आएगी। ठीक है, फाइबर ग्लास की भी ये अवेलेबल है, और ये फाइबर ग्लास वाली जो स्लीव है वो आपकी ई, बी और एफ कैटेगरी के अंदर आती है। नेक्स्ट है आपकी पीवीसी स्लीव, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट से बनी हुई होती है, ये कई रंगों में उपलब्ध है। अच्छा, इन सब में ऊपर आपने जो देखा उसमें कॉटन वाली, इनमें क्या होता है, नमी की प्रॉब्लम होती है, ये नमी सोखती है ना। जबकि पीवीसी स्लीव में क्या होगा, जहां नमी है वहां हम इसका उपयोग करेंगे। अब नमी कहां मिलेगी आपको, आपके जो सबमर्सिबल पंप आते हैं, जो अंदर की तरफ चलते हैं, पानी के अंदर चलते हैं ना सबमर्सिबल पंप है, तो वहां हमें अगर स्लीव्स का यूज करना है तो बाकी जितने भी टाइप है उस प्रकार की स्लीव का उपयोग नहीं कर पाएंगे हम, वहां कौन सी यूज करेंगे, पीवीसी स्लीव का। तो जहां नमी ज्यादा है वहां हम कौन सी यूज करते हैं, पीवीसी, क्योंकि ये नमी की उच्च प्रतिरोधी होती है ना, और तापमान बढ़ने से खराब होने के कारण ये वाइंडिंग प्रक्रिया में उपयोग नहीं की जाती है। ये टर्मिनलों की बड़ी हुई लीड को कनेक्ट करने के काम आ सकती है, यानी कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है तो वहां काम आ सकती है। ठीक है ना, ये आपकी 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm और 12 mm के व्यास में उपलब्ध है। इनका रोल भी 25 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर के रोल में उपलब्ध है। अदर इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे फाइबर, रेशे, आपके रेशे आते हैं फाइबर्स, उनका भी उपयोग हम इंसुलेशन के रूप में करते हैं, है ना। अब इनका उपयोग कहाँ करेंगे, जैसे आपकी वाइंडिंग की जाती है तो वाइंडो के साइड में आप पचकड़ियां या लकड़ी के कुछ चीजें फंसाते हो ना, है, तो वो क्या आपके फाइबर्स कहलाते हैं, वो जो पैकिंग होती है ना, फाइबर पैकिंग कहलाती है। ठीक है, ये 1 mm से 12 mm की मोटाई में और लालिमा रंग किए हुए शीट के रूप में होती है ये। हा? क्या वेल्डिंग में क्या काम है, वेल्डिंग का मुझे आइडिया नहीं है ना। ठीक है, ये किलोग्राम के भार में बेची जाती है और ए, ई और बी कैटेगरी में उपलब्ध है। इसी प्रकार से बांस, बांस का उपयोग भी हम वाइंडिंग में करते हैं, जो वेजेस लगाने के काम ही आती है। वेजेस का मतलब साइड में हमारी जो वाइंडिंग कर देते हैं उसको करने के बाद साइडों में अपन उसको टाइट करने के लिए एकदम फिक्स रहे, उसके लिए जो लकड़ी के अपन गट्टे लगाते हैं ना, वो आपके वेजेस कहलाते हैं। ठीक है, और ये ए और ई कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है आपका हेम्प धागा, ये थ्रेडिंग से आपके वाइंडिंग को बांधने के काम आती है, ये भी वाइंडिंग को बांधने के काम आएगी आपकी, ताकि वाइंडिंग उपयुक्त आकार में बनी रहे। वाइंडिंग करने के बाद क्या होता है, वाइंडिंग अगर बांधोगे नहीं तो वो बिखर सकती है ना, तो उसको बिखरे नहीं, उसको तो उसी आकार में रहे, इसलिए अपन धागे का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये कॉइल व कॉइल के बाहर निकले भागों को बांधने के लिए उपयोग की जाती है। ये विभिन्न मोटाई व रोल में उपलब्ध है और ये ए इंसुलेशन योजना में प्रयुक्त होते हैं। टेरिलिन धागा, जैसे हेम धागा वैसे ही टेरिलिन धागा का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, कॉइल के बाहर निकले हुए भागों को बांधने के लिए उपयोग में होती है और ये अलग अलग मोटाई और रोल में उपलब्ध है और ये ई और बी कैटेगरी में आती है आपकी। नेक्स्ट है आपका वार्निश। वार्निश आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है लिक्विड फॉर्म के अंदर, है ना, लिक्विड फॉर्म के रूप में होता है। ये तरल इंसुलेटिंग पदार्थ है जो आपकी कोई भी वाइंडिंग करने के बाद उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, ताकि मान लीजिए वाइंडिंग करते समय आपका अगर कहीं से इंसुलेशन हट गया तो वापस क्या करता है, वो वार्निश उसको कवर कर लेता है। ठीक है ना। अच्छा, आपके जो वायर यूज किए जाते हैं वाइंडिंग में वो जनरली पहले से इंसुलेटेड होते हैं वार्निश से, मगर कई बार करते समय भी वार्निश खराब हो जाता है या हट जाता है, तो उसको, हाँ, उस चीज को, उस कमी को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वार्निश डाल के उसको सुखाते हैं। और वाइंडिंग कार्य के लिए दो प्रकार के वार्निश उपलब्ध है आपके, एयर ड्राइंग इंसुलेटिंग वार्निश और बेकिंग इंसुलेशन वार्निश, ये दो टाइप्स दिए हुए आपके वार्निश के। नेक्स्ट बात करते हैं अब वाइंडिंग वायर की। वाइंडिंग में यही यूज होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल, है ना, टेप हो गई, धागे हो गए, है ना, और वाइंडिंग वायर, इन्हीं के द्वारा वाइंडिंग करेंगे हम। तो वाइंडिंग वायर के रूप में देखिए हम अलग अलग टाइप्स के वाइंडिंग, कॉपर वायर का यूज करते हैं। कॉपर में भी आप अलग अलग प्रकार होते हैं इसके, जैसे कि पहला आपका है
SE टाइप का कॉपर वायर, जिसको सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर भी बोलते हैं। ये नाम की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, है ना। SE यानी सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, यानी ये वायर है जिसके ऊपर आपने क्या कर रखा है, वार्निश लगाया हुआ है। नेक्स्ट है आपका सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर, SCC, है ना। डबल कॉटन कवर कॉपर वायर, यानी उसमें क्या होगा, ऊपर वाले केबल में तो केवल वार्निश चढ़ा हुआ था, दूसरे वाले में क्या होगा, कॉटन की भी कवर उसके ऊपर चढ़ा हुआ होगा। और सिंगल कॉटन कवर होगा तो सिंगल कॉटन कवर कॉपर वायर कहलाएगा, और डबल है तो डबल कॉटन कवर कॉपर वायर कहलाएगा। सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, PVC कवर्ड कॉपर वायर, ठीक है। इसका उपयोग अपन करते हैं वहां पर सबमिशन पंप के अंदर, यानी देखिए लिखा हुआ PVC परत वाली कॉपर वाइंडिंग तारों को मुख्यतः सबमर्सिबल पंप वाइंडिंग में किया जाता है, ठीक है। और बाकी जो जनरली DC मशीन है उनके आर्मेचर और फील्ड कॉइल के लिए हम सुपर इनेमल्ड DCC और DSC कॉपर वाइंडिंग तारों का उपयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लीजिए आप, DC मशीनों में कौन सा करते हैं और सबमिसेबल पंप के अंदर कौन सा करते हैं, ये लिख लीजिए, और ये दोनों ही लिख लीजिए आप। सारणी दी हुई है, यहाँ पर किस वायर का उपयोग, जैसे यहाँ पर वायर दिए हुए आपको, एक इनेमल्ड कॉपर वायर के लिए दी हुई है ये सारणी आपको, और इसके अंदर वायर का नाप दिया हुआ है। ये नाप जो है वो SWG के अंदर है, ठीक है। और आगे जो सेकंड कॉलम है इसमें साइज आपकी इंच में दी हुई है, और आगे आपका व्यास आपका mm में है, और उसके आगे वाला जो कॉलम है वो स्क्वायर mm में है। उसके आगे आपके टन्स प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने टन्स आएंगे वो दिए हुए हैं। उसके आगे आपके एम्पियर में करंट रेटिंग दी हुई इसके अंदर कि कितनी एम्पियर करंट इसके अंदर बह सकती है। और अगला है इसमें कि प्रति किलोग्राम यानी 1000 मीटर पर ये लगभग आपका 1 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। प्रति मीटर आपकी जितना किलोग्राम होगा वो दिया हुआ, ये जितनी भी वैल्यू है वो आपकी किलोग्राम में दी हुई कि भाई 1000 मीटर पे इसका भार कितना होगा, ठीक है। ये चीज इसके अंदर है। तो इस सारणी को देखे, ये सारणी वैसे मैं आपको भेज दूंगा, इस सारणी से देख कर आप साइज का आइडिया लगा सकते हो कि किस नंबर के वायर का आपकी किस एम्पियर रेटिंग तक वो धारा लेगी, या आप कितनी एम्पियर रेटिंग की मोटर रिवाइंड कर रहे हो तो आपको कितने साइज का आपको वायर लेना चाहिए, है ना। वो आप इस सारणी से देख के कर सकते हो। देखो अब ये याद नहीं होती है, बस इसमें कुछ 2-3 वैल्यू है जो आपको अच्छी तरह से याद करनी, जनरली आपको मोटर मिलती है उसकी रेटिंग जो जनरली आपको मिलती है उसके अकॉर्डिंग 2-3 वैल्यू आपको याद रखनी है कि भाई इसके अंदर जैसे 10 एम्पियर हो गया या 15 एम्पियर हो गई या 20 एम्पियर की मोटर है तो उसमें लगभग किस गेज का आप वायर यूज करोगे, है ना। याद नहीं होगी, ये बस सारणी आपको ध्यान रखनी है इसमें, और इस सारणी को मैं आपको PDF फॉर्मेट में भेज दूंगा, तो आप इसका एक लिख लीजिए, लिखकर इसको संभाल के रखना या इसका स्नैपशॉट निकाल के फोटोकॉपी अपने पास रख लेना। तो आगे भविष्य में भी कभी आप वाइंडिंग करोगे तो ये आपको थोड़ी हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फील्ड कॉइल के लिए इंसुलेशन का विवरण। एक अगर आप हम बात करते हैं फील्ड कॉइल हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हम इंसुलेशन के रूप में यूज करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलर की। फील्ड फील्ड वाइंडिंग हम तैयार करते हैं DC मशीन के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या इंसुलेशन लगाते हैं, उसकी क्या क्या टर्म्स उसके अंदर आती है, वो चीजें हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला इसमें है कॉलर। कॉलर क्या होता है आपका, जैसे ही आपकी फील्ड कॉइल इसी प्रकार से होगी, आपका ये स्टेटर है, स्टेटर के ऊपर फील्ड कॉइल लपेटी हुई होती है, और इस फील्ड कॉइल के ऊपर क्या होता है, हम एक इंसुलेशन मटेरियल की परत चढ़ाते हैं, है ना। तो ये जो परत इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है इसको क्या बोला जाता है, कॉलर।
क्या बोला जाता है। और जो ये आपके वाइंडिंग की हुई है, जैसे यहाँ पर ये वाइंडिंग नजर आ रही है, इसके साइडों को इससे टच होने से रोकने के लिए, स्टेटर से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लैंज लगाते हैं। फ्लैंज भी क्या है, एक तरह से आपके फाइबर्स के या आपके वेजेस जो होते हैं ना, आपके बांस के टुकड़े हो गए, है ना, या पीवीसी शीट हो गई, ऐसी चीजें आप लगाते हो, वो क्या कहलाएगी आपके साइडों में सुरक्षा के लिए, इंसुलेशन के लिए क्या लगाते हैं अपन, फ्लैंजेस लगाते हैं। और यहाँ इसके बीच में, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग इसके इधर से ये पूरा ऐसे राउंडेड करके इसके और लपेटी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कॉइल रैपिंग या कॉइल टैपिंग। कॉइल के चारों ओर उपयोग किए जा गया इंसुलेशन कॉइल रैपिंग या टैपिंग कहलाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है, इसके चारों तरफ जो इंसुलेशन की परत चढ़ाई हुई है ना, ये रैपिंग या टैपिंग करना कहलाता है। एक विशिष्ट फील्ड कॉइल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित विवरण उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए गए हैं कि भाई आप रैपिंग और टैपिंग के लिए किस मेटेरियल का उपयोग करोगे। तो देखो, चालक के रूप में मध्यम परत के साथ सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का उपयोग करोगे। कॉलर के लिए आप लेदराइट से 10 मीटर